सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विथ लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं हमारे मेथड्स ऑफ इरिगेशन से। पिछले लेक्चर तक के हमने देखा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इरिगेशन, वहाँ पे हमने बात किया वेरियस टाइप्स ऑफ इरिगेशन के बारे में, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में भी हमने बात की। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक वीडियो से, जहाँ से आपके दिमाग में कुछ पिक्चराइजेशन हो जाएगा रिगार्डिंग वेरियस मेथड्स ऑफ इरिगेशन। वेरियस मेथड्स ऑफ इरिगेशन में सबसे पहला मेथड जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, वो है बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन एक बहुत ही फेमस टेक्निक है फॉर लार्ज फील्ड्स, बड़ी बड़ी फील्ड्स के लिए। अगर ये जस्ट लाइक सर्वे है, आप जानते हैं सर्वे इज नथिंग बट वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी एरिया को मैनेज करने के लिए, डिस्चार्ज हमारे पास जो अवेलेबल है उसको सही तरीके से क्रॉप्स तक पहुंचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एरियाज़ को स्ट्रिप्स के फॉर्म में डिवाइड कर दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइडिंग एंटिटीज़ कॉल्ड एज बॉर्डर्स। डिवाइडिंग एंटिटीज़ कॉल्ड एज बॉर्डर्स। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बीच में जो है, ये जो सूखा जो मिट्टी है, दैट इज़ अ बॉर्डर। और बॉर्डर के इर्द गिर्द में है, बॉर्डर के लेफ्ट राइट में स्ट्रिप है। हम जो पानी की सप्लाई करते हैं स्ट्रिप में करते हैं, और एक स्ट्रिप में पूरी पानी सप्लाई होने के बाद फिर यहाँ के सप्लाई को क्लोज करके फिर नेक्स्ट स्ट्रिप पे सप्लाई करते हैं। इस तरीके से सब्सिक्वेंटली पूरी फील्ड में अच्छे से पानी चला जाता है। जब बहुत बड़ी फील्ड होती है, हेक्टेयर्स एंड हेक्टेयर्स ऑफ एरिया होता है, तो कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ता है फॉर टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, जस्ट लाइक सर्वे। यहाँ पे ये वन ऑफ द वेज इज दिस बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। देयर आर अदर वेज ऑल्सो, लेट्स सी अदर वेज ऑल्सो। देखिए, आफ्टर दिस देयर इज दिस नेक्स्ट मेथड, दैट इज फरो इरिगेशन। फरो मतलब होता है छोटे छोटे चैनल्स, उनको कहते हैं फरोज। ये बहुत बड़े चैनल्स नहीं होते, छोटे छोटे चैनल्स होते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी इन चैनल्स में सप्लाई किया जाता है, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप ये देखिए बड़े ध्यान से कि यहाँ पे जो कोई डेलिकेट क्रॉप्स होते हैं, स्मॉल डेलिकेट क्रॉप्स जो होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स नहीं हो पाते, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, इनको हम लोग डायरेक्टली इनके ऊपर पानी का अगर डिस्चार्ज करेंगे तो ये क्रॉप्स पार्डन डैमेज हो जाएंगे। ये क्रॉप्स क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए, और प्लांट्स तक के पानी तो पहुंचाना ही है, तो प्लांट्स तक के पानी पहुंचाने के लिए छोटे प्लांट्स हैं, तो ऐसे में हम छोटे छोटे फरोज बनाते हैं और पानी की सप्लाई इन फरोज में करते हैं। तो सॉइल में मॉइस्चर जाता है, सॉइल में पानी जाता है, गीला होता है, उसके बाद वो पानी फिर इन रूट्स तक के कैपिलरीज के थ्रू पहुंच ही जाता है। तो ऐसा करके हम फाइनली रूट जोन को नरिश करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्रॉप है। तो ये क्रॉप बीच में है एक फरो जो कि दोनों साइड पानी को दे सकता है। इसको बोलते हैं फरो इरिगेशन। ठीक है, तो अभी आप एक क्विक व्यू सबका लेते जाइए, फिर मैं आपको सब चीज़ें फिर लिखवाऊंगा भी। ठीक है, ओके। After that there is one more method of working from whole to part, that is called as check basin method. ये है चेक बेसिन मेथड। जैसे बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन में क्या था, हमने एरिया को स्ट्रिप्स के फॉर्म में, लंबे लंबे स्ट्रिप्स के फॉर्म में डिवाइड किया। यहाँ पे एरिया के बीच से एक मेन सप्लाई डिच पास कराते हैं, और एरिया को स्ट्रिप्स के फॉर्म में नहीं, रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स के फॉर्म में डिवाइड करके फिर उस रेक्टेंगल या स्क्वायर को पहले भरते हैं, फिर नेक्स्ट वाले को, ऐसे करके सब्सिक्वेंटली। यही है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करने का तरीका। तो एक बहुत बड़ी एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड भी किया जा सकता है। तो ये वन मोर वे है बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, जैसे बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन था तो बहुत बड़ी एरिया थी, बहुत बड़ी एरिया को यहाँ पे ये चैनल से पानी को सप्लाई करते वक्त ऐसे स्ट्रिप्स में डिवाइड किया गया इस तरीके से। चेक बेसिन मेथड में क्या किया गया, ये जो बहुत बड़ी एरिया है इसके बीच से जो सप्लाई कैनाल एक भेजा गया और इसको फिर रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया इस तरीके से। दैट इज द तरीका वही है, मतलब करना वही है, प्रिंसिपल वही है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट वाला ही प्रिंसिपल है, बस तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज चेक बेसिन मेथड।
चेक बेसिन मेथड। तो ये जनरली मिट्टी के ही जो होते हैं ना छोटे छोटे लेवीज, इनको बोलते हैं लेवीज, या फिर डाइक्स भी बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर बताया, लेवीज कहिए, डाइक्स कहिए, या फिर एक जनरलाइज्ड वर्ड कहिए एम्बैंकमेंट, मिट्टी के एम्बैंकमेंट। ये जो है ना, इनको आप लेवीज कह सकते हैं, ठीक है, डाइक्स कह सकते हैं। छोटे छोटे जो एम्बैंकमेंट्स होते हैं ना, उनके लिए लेवीज, डाइक्स वर्ड्स यूज होता है। लेवीज जो वर्ड आया है ये है अमेरिकन इंग्लिश से, और ये डाइक्स वर्ड आया है इंग्लैंड वाली इंग्लिश से, ठीक है। तो बाकी हैं सब सिनोनिम्स ही। एम्बैंकमेंट एक जनरल टर्म है जो कि मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, राइट। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पे। देखिए नेक्स्ट मेथड क्या है। नेक्स्ट मेथड है कंटूर बॉर्डर मेथड। कंटूर बॉर्डर दोस्तों इस्तेमाल होता है हिली एरियाज़ में। हिली एरियाज़ में जहाँ पर पहाड़ों में खेती बाड़ी का काम होता है, तो ऊपर से जब पानी सप्लाई होता है नीचे की तरफ, तो पूरा पानी कहीं बह ना जाए, प्लांट्स को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए पानी मिले तो एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ऐसे में रूट्स में जाएगा पानी, तो उसमें टाइम लगेगा धीरे धीरे। सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है अपनी, जिस कैपेसिटी के चलते वो पानी थोड़े टाइम लगेगा उसको अंदर जाने में। तो वी वांट द वाटर टू बी हेल्ड अप टू अ सर्टेन डेप्थ। तो हम हिली टेरेन में स्टेप वाइज फार्मिंग करते हैं, इसको स्टेप्ड फार्मिंग भी कहा जाता है। और हर स्टेप के एजेस में हम इस तरह के जो कंटूर्स होते हैं, व्हाट आर कंटूर्स? कंटूर्स आर लाइंस जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ सेम एलिवेशन। तो कंटूर्स के लॉन्ग ऐसे बॉर्डर्स बना देते हैं मिट्टी के। ये कंटूर्स के लॉन्ग बॉर्डर बना दिया मिट्टी का, और बीच में कट लगा के पानी जब एक लेवल तक भरेगा उसके बाद फिर पानी नीचे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक इस तरह का कट लगाया हुआ है, जब ये पानी भरेगा उसके बाद फिर पानी नीचे वाले एरिया में चला जाएगा। इस तरीके से कंटूर बॉर्डर मेथड ऑफ इरिगेशन एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वाला, द नेक्स्ट वन इज अवर रिंग बेसिन मेथड ऑफ इरिगेशन। आइए रिंग बेसिन मेथड को देखें। रिंग बेसिन मेथड होता है जनरली ऑर्चर्ड्स में यूज़, इसको यूज़ करते हैं हम लोग ऑर्चर्ड्स में। ऑर्चर्ड्स आप जानते हैं जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, है ना, जहाँ पे मैंगो, एप्पल इस तरह के ट्रीज़ होंगे, तो उन जगहों पे हम यहाँ पे रिंग बेसिन मेथड इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा टारगेट लोकेशन है। टारगेट लोकेशन कौन है? ये पेड़ है, हमें इसके इर्द गिर्द पानी भरवाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब बड़ी फील्ड्स होती है ना, जहाँ पे ऑर्चर्ड्स वगैरह जैसी सिचुएशंस होती हैं, तो यहाँ पे पेड़ काफ़ी दूर दूर होते हैं। मैं ये टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा होगा, बहुत दूर दूर। क्यों? क्योंकि पास पास रखेंगे तो इंटरफियर करेंगे अपनी एक दूसरे की ग्रोथ में, तो कोई भी ग्रोथ ठीक से नहीं कर पाएगा। तो अगर हमें इनको पानी सप्लाई करना है तो हम पूरी फील्ड में पानी सप्लाई क्यों करें? इट्स अ वेस्टेज ऑफ वाटर एंड वी आर इन द वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। वाटर हमारे लिए रिसोर्स है, तो हम ऐसी मेथडोलॉजी डेवलप करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे पानी सेव हो सके। तो ऐसे में ये रहा हमारा सप्लाई चैनल, ये रहा हमारा सप्लाई चैनल। सप्लाई चैनल के आसपास में इस तरीके का ये चैनल बना देते हैं, फील्ड चैनल, और डायरेक्टली पानी जो है रूट जोन में टारगेट किया जाता है और यहाँ पे भर दिया जाता है। तो ये रिंग फॉर्म ऑफ दिस रहता है स्ट्रक्चर, एम्बैंकमेंट या लेवी या डाइक कह दो, मिट्टी का बना हुआ। इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं रिंग बेसिन मेथड। इसको क्या कहते हैं? इसको इसलिए कहते हैं रिंग बेसिन मेथड, ठीक है। चलिए इसके बाद देखें नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन बहुत ही फेमस है, जो हमने काफ़ी बार देखा है गार्डन्स में इस तरीके से स्प्रिंकलिंग होते हुए पानी का। ये एक स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं इसमें। स्प्रिंकलर इरिगेशन में हमारे पास इस पूरी फील्ड में आप पहली चीज़ जो नोटिस कर रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको लेने हैं, ठीक है। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस लेने हैं इस पर्टिकुलर पिक्चर से? इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस मेथड्स, हमारे पास यहाँ पे क्रॉप ग्रो करने के लिए एरिया अवेलेबल ज़्यादा है कि नहीं है? क्रॉप ग्रो करने के लिए एरिया अवेलेबल ज़्यादा है कि नहीं है ना ज़्यादा? क्यों है ज़्यादा? क्योंकि फील्ड चैनल्स बनाने में एरिया का वेस्टेज नहीं हो रहा है। बाकी सारे मेथड्स में या तो फील्ड चैनल बनाने में या तो बॉर्डर्स बनाने में एरिया का वेस्टेज बहुत होता है। यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो मोर एरिया इज अवेलेबल फॉर क्रॉपिंग, ठीक है। दूसरा जो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये कंपैरेटिवली बाकी कंपैरिजन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पानी करेगा।
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करेगा कि नहीं? जब ये स्प्रिंकलर होज है, यहाँ पर ये नोजल है, यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, बहुत दूर दूर तक के स्प्रे के फॉर्म में पानी को डिस्चार्ज कर रहा है, हर तरफ ऐसा करके पूरी, और ये घूम रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे घूम रहा है गोल 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 गोल। तो जब ये इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है, सिमिलरली ऑल द स्प्रिंकलर्स, तो पूरी एरिया में बढ़िया एप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं? यस। तीसरा जो आप यहाँ से एक वो ले सकते हैं, एक यहाँ से पॉइंट समझ सकते हैं, वो पॉइंट ये है कि क्योंकि ये स्प्रे कर रहा है पानी को, तो स्प्रेइंग होने की वजह से एक प्रॉब्लम होगी कि नहीं? क्या प्रॉब्लम होगी? ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएगा। किससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा? हवा से, विंड से, विंड वेलोसिटी या विंड डायरेक्शन, दोनों से। विंड का डायरेक्शन जिस तरफ रहेगा उस तरफ पानी जाएगा, विंड की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उस तरफ पानी जाएगा। तो ये विंड वेलोसिटी या विंड डायरेक्शन से बहुत अफेक्ट होगा कि नहीं? हो जाएगा। तो अब इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे कुछ किया गया है, इसी पिक्चर में आपको दिख रहा है। क्या किया गया इसको काउंटर करने के लिए? जनरली स्प्रिंकलर इरिगेशन जिन फील्ड्स में होता है, उन फील्ड्स के आसपास आप देखेंगे बड़े बड़े पेड़ बोल रहा हूँ, ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज उगाए जाते हैं, जिसमें बेसिकली काम ये होता है इनका, एक तो इरोजन ऑफ सॉइल को रोकना, वो तो रुकेगा ही, दूसरा विंड की इफेक्ट को कम कर देना इस फील्ड में। जैसे मान लो अगर हवा चलेगी तो इसमें चारों तरफ है, ठीक है, तो जैसे मान लो हवा वहाँ से चलेगी तो क्या करेंगे, पेड़ एब्जॉर्ब करेंगे विंड की एनर्जी को, तो स्प्रिंकलर सिस्टम जो यहाँ पे चल रहा होगा उसमें डिस्टर्बेंस कम होगा, नहीं होगा नहीं कहेंगे, कम होगा। कुछ जगहों पे, सऊदी अरेबिया में ये सिस्टम बहुत फेमस है, सैंडी सॉइल में स्प्रिंकलर इरिगेशन बहुत अच्छा होता है, मैं बताऊँगा क्यों होता है। वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे लोग ना दीवार खड़ी कर देते हैं बड़ी बड़ी, वो विंडी वेदर होता है वहाँ पे बहुत सारा, तो इसी वजह से वो लोग ना वहाँ पे बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं, पेड़ भी नहीं लगाते, दीवार लगा देते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, देयर इज़ एन ऑप्शन, ताकि विंड के इफेक्ट को कम किया जा सके, ठीक है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन से रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप बस इस वीडियो को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, और जब अपन पॉइंट्स अभी लिखवाएंगे तो एक एक पॉइंट को फिर मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। देखिए ध्यान से देखिए, फील्ड में कुछ गैप्स छोड़े गए हैं, वो पाइप्स के लिए है, ज़्यादा बड़े बड़े गैप्स नहीं है, तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एरिया का यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट वन इज अ सबसरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन कॉल्ड एज ड्रिप इरिगेशन। क्या है ये? ड्रिप इरिगेशन होता है। ड्रिप इरिगेशन इज अ सबसरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन जिसमें ज़मीन के अंदर पाइप्स को इंस्टॉल किया जाता है। स्पेशल तरह के पाइप्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे परफोरेशन होते हैं, जहाँ से धीरे धीरे पानी बाहर निकलता है, बहुत तेज़ी से नहीं, बहुत धीरे धीरे पानी बाहर निकलता है। और वहाँ पंप्स की मदद से, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम में भी पंप्स की रिक्वायरमेंट है ना, जो स्प्रिंकलर सिस्टम में जो नोजल से बड़ी तेज़ी से पानी निकल रहा है, कैसे निकल रहा है? या तो आपने ओवरहेड टैंक में स्टोर करके रखा होगा पानी को, तो ओवरहेड टैंक से प्रेशर मिल रहा होगा तो स्प्रिंकलर से बढ़िया पानी निकल रहा होगा, या फिर पंप की ज़रूरत होगी, पंप से निकल रहा होगा। बात समझ रहे हो? यहाँ पे भी पंपिंग करनी पड़ती है, और या फिर वैसे ही एक हेड मेंटेन करके पानी का रखना पड़ता है ओवरहेड टैंक्स की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले होती है लैंड प्रिपरेशन। लैंड प्रिपरेशन में ज़मीन के कुछ डेप्थ नीचे, जहाँ पे हमें लगता है कि एक एवरेज रूट जोन आएगा, मान लीजिए 1 मीटर का रूट जोन है। रूट जोन क्या होता है? जहाँ तक रूट्स पेनिट्रेट कर सकते हैं उसको बोलते हैं रूट जोन। तो हम लोग उसकी अप्रॉक्सीमेट हाफ डेप्थ पे पाइप्स को इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। जनरली ये 5 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक हो सकता है, क्योंकि रूट जोन ना 1 मीटर तक के जाती है यूजुअली, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मीटर। तो हम लोग जो पाइप्स इंस्टॉल करते हैं ज़मीन से 5 से 40 सेंटीमीटर नीचे इंस्टॉल कर देते हैं। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कभी 40 का 45 भी हो सकता है, डिपेंड करता है डिज़ाइनर पे। ये पाइप्स की खास बात होती है, ये पाइप में होते हैं छोटे छोटे परफोरेशन, ये पोरस पाइप होते हैं, बहुत छोटे, इतने छोटे कि उसमें से पानी के पार्टिकल्स बाहर आ सकें, लेकिन सॉइल के पार्टिकल्स बाहर, फील्ड में कौन है? बाहर फील्ड में है सॉइल, तो हम नहीं चाहते कि सॉइल के पार्टिकल्स अंदर जाएं। तो ये पोरस पाइप्स होते हैं कि जिसमें अगर पानी को डालते हैं तो ये इनमें से धीरे धीरे पानी बाहर निकलता जाता है और रूट्स को नरिश करता चला जाता है। तो बहुत धीरे धीरे इसमें से पानी बाहर निकलता है, छोटे छोटे परफोरेशंस होते हैं। आइए देखिए कितने छोटे छोटे परफोरेशंस होंगे।
ये एक डिस्टेंस बताया, स्पेसिंग बताया इन पाइप्स के बीच में, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। बहुत छोटे छोटे इस तरह के परफोरेशंस होते हैं जहाँ से धीरे धीरे पानी निकलता है, और इस तरीके से देखिए रूट गीला होता है, रूट जोन गीला होता है, मतलब सॉइल गीला होता है। इतने छोटे छोटे कि इसमें से 1 घंटे में 0.6 लीटर पानी निकल पाता है। 1 घंटे में 0.6 लीटर मतलब समझ रहे हो, 600 ml 1 घंटे में निकला। एक बॉटल आपकी 1 लीटर की होती है, 600 ml 1 घंटे में निकला। तो धीरे धीरे क्रॉप ग्रो होता है। इससे बहुत बड़ा एक फ़ायदा है, फ़ायदा देखिएगा, फ़ायदा है ये, फ़ायदा ये है कि रिड्यूस रन ऑफ एंड वीड पॉपुलेशन। वीड का मतलब इरिगेशन इंजीनियरिंग में होता है अनवांटेड प्लांट्स। वीड का मतलब इरिगेशन इंजीनियरिंग में होता है अनवांटेड प्लांट्स। और रिड्यूस रन ऑफ, अगर हम फॉर एग्जांपल कोई दूसरा मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हम सरफेस में इरिगेशन करते हैं, तो ऐसे पैचेस ऑफ वाटर बहुत बनते हैं इस तरीके से। तो वहाँ पे क्या, अनवांटेड प्लांट्स को भी हमने क्या किया, पानी दे दिया। जब अनवांटेड प्लांट जो सरफेस पे धीरे धीरे ग्रो होते हैं, जिनकी रूट्स भी छोटे छोटे, उनको पानी दे दिया तो वो भी ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो ग्रो ऐसे ही तो नहीं करेंगे, वो भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन खाएंगे। हमारे फर्टिलाइज़र का यूज़ वहाँ भी चला जाएगा, वो वेस्टेज है जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे क्रॉप की यील्ड में तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो ऐसे में अगर हम ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं तो रन ऑफ, यानी कि क्योंकि पानी बहुत धीरे धीरे मॉइस्चराइज कर रहा है सॉइल को, तो ऐसे में धीरे धीरे मॉइस्चराइज क्योंकि बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो ऐसे में रन ऑफ नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सॉइल अब्जॉर्ब करता जाता है वैसे वैसे हम धीरे धीरे डिस्चार्ज भी करते जाते हैं। तो ऐसे में बहुत तेज़ी से आपको डिस्चार्ज निकलता हुआ नहीं मिल रहा, तो कोई रन ऑफ जनरेट नहीं होगा। रन ऑफ जनरेट नहीं होने की वजह से आपका वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होगा, और साथ ही साथ वीड पॉपुलेशन भी नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि हम पानी वहाँ पे डिस्चार्ज कर रहे हैं जहाँ पे हमें चाहिए, हमारी टारगेट लोकेशन। हमारी टारगेट लोकेशन यानी कि इस क्रॉप का रूट जोन, इस क्रॉप का रूट जोन। वीड जनरली छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ऊपर ऊपर में उगते हैं, लेकिन हमारा रूट जोन ज़्यादा डेप्थ तक के जाता है। तो ऐसे में बढ़िया देखिए नरिशमेंट हो रहा है, सारे के सारे रूट जोन में पानी अच्छे से जा रहा है। इस तरीके से ये होता है एक सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ओके, सो वी हैव सीन ऑल द वीडियोज नाउ। नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट राइटिंग। प्रेजेंटेशन ओवर, प्रेजेंटेशन वाला पार्ट हो गया, वीडियो वाला पार्ट हो गया। अब समय आ गया है कि अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। अब आप ये लाइट को चालू करिएगा भैया, प्रोजेक्टर मैं बंद कर दे रहा हूँ। आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अब आप लोग क्या करेंगे, कॉपीज़ ओपन करेंगे। ठीक है, कॉपीज़ ओपन करेंगे और वहाँ पे हेडिंग देंगे। हेडिंग क्या देंगे, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सो विल नाउ राइट डाउन एवरीथिंग। सो आई हैव प्रिपेयर्ड proper notes for you, something new I have done this time, so मैं आप लोगों को हर सब चीज़ें डिक्टेट करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं। गिव द हेडिंग मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, और यू कैन ऑल्सो से टेक्निक्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड्स ऑफ इरिगेशन और टेक्निक्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए हम देखते हैं वेरियस टेक्निक्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो सबसे पहली टेक्निक ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कहा जाता है फ्री फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग भी कहते हैं, ऑर्डिनरी फ्लडिंग भी कहते हैं, और एक और यूज़ होता है वर्ड वाइल्ड फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग, ऑर्डिनरी फ्लडिंग और वाइल्ड फ्लडिंग ये होता है यूजुअली स्मॉल फील्ड्स के लिए। किस तरह के फील्ड्स के लिए होता है ये? छोटी छोटी जो फील्ड्स होती हैं जहाँ पे हमें कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, उनके लिए यूज़ होता है फ्री, ऑर्डिनरी या फिर वाइल्ड फ्लडिंग। मतलब इसको हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। नॉर्मली एक फील्ड है, उस फील्ड में पानी को डिस्चार्ज कर दिए और वो अपने आप इधर उधर जहाँ भी होगा वो फ्लो करता जाएगा, और फील्ड को मतलब वाइल्ड फ्लडिंग मतलब हैफाजार्ड कहीं भी पानी मूव कर सकता है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं किया जाता, पानी के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता कि ऐसे ही फ्लो करना है, कैसे भी वो फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट पानी हो सकता है। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। लेट अस स्टार्ट राइटिंग। लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। जो भी आप नोट्स बनाएंगे वो पॉइंट वाइज बनाएंगे, बुलेट फॉर्म में बनाते जाएंगे। ऐसे एक बुलेट बनाइए या डैश बनाइए, मतलब जैसा भी आपकी मर्जी है, डैश बनाइए, बुलेट बनाइए, कोलन बनाइए, जो भी बनाना है बनाइए, आप बुलेट फॉर्म में लिखते जाइए। ठीक है, चलिए लिखेंगे फ्री और ऑर्डिनरी और वाइल्ड फ्लडिंग, फ्री और ऑर्डिनरी और वाइल्ड फ्लडिंग, फ्री और ऑर्डिनरी और वाइल्ड फ्लडिंग।
लिखिए, ditches are excavated in the field, ditches are excavated, ditches गड्ढे, DITCHES, ditches are excavated, ditches are excavated in the field, and the water from these ditches, and the water from these ditches flows across the field. Water from these ditches flows across the field. तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक इस तरीके का ये डिच बना दिया यहाँ पे इस तरीके का, और इस वाटर फ्रॉम दीज डिचेस फ्लोज अक्रॉस द फील्ड, रैंडमली इट विल फ्लो. ठीक है. आफ्टर द वाटर, नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर द वाटर लीव्स, LEAVES, after the water leaves the ditches, after the water leaves, LEAVES, leaves the ditches, comma, no attempt is made to control the flow. No attempt is made to control the flow. No attempt is made to control the flow by means of MEANS, means of levees, LEVEES, जैसा कि मैंने बताया लेवीज कहिए, डाइक्स कहिए, इस तरह कोई बॉर्डर वगैरह नहीं बनाते हैं. By means of levees. Next point. It is used in small fields. It is adopted, लिखिए. It is adopted in small fields. It is adopted in small fields. It is adopted in small fields where control required is less. It is adopted in small fields where control required is less. Where control required is less. Where control required is less. Next point लिखिए. It is called as wild flooding because it is called as wild flooding because it is called as wild flooding because the movement of water is not restricted. It is called as wild flooding because the movement of water is not restricted in the field. Movement of water is not restricted in the field. The movement of water is not restricted in the field. Next, it is suitable for close growing crops. जो पास ग्रो होते हैं ना क्रॉप्स, उनके लिए ये सूटेबल है. इट इज़ सूटेबल फॉर क्लोज, CLOSE, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज राइस है, पास ग्रो होता है, उसके लिए ये इस तरह का ठीक है. इट इज़ सूटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स. ऑर्चर्ड ट्रीज वगैरह में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते कि फ्लडिंग करा दिए. इट इज़ सूटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज राइस. ठीक है. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन. इसका ये डायग्राम बना लीजिएगा. इस तरीके से रैंडम मूवमेंट हो रहा है. यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि एक डिच से जब हमने पानी की सप्लाई की फील्ड में, ठीक है ना, ऐसे ही और भी आसपास में और भी फील्ड्स हो सकती हैं, वहाँ पे भी पानी सप्लाई की, तो पानी का मूवमेंट जो है वो रैंडमली हो रहा है. कोई भी डिफाइंड वे नहीं है कि पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा. दैट इज़ वाइल्डली फ्लडेड. ओके, उसको बना लीजिए. पॉज कर लो वीडियो और बना लो. ठीक है, राइट. इसके बाद सेकेंड वन इज़ द बॉर्डर स्ट्रिप.
द बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। दूसरा लिखिएगा बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन, जो हमने वीडियो में भी देखा। सेकंड वन इज बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। लिखिए इसमें बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन में लिखिए, इन दिस मेथड comma a large piece of land is divided into, in this method, comma, a large piece of land is divided into, a large piece of land is divided into a number of strips, into a number of strips, into a number of strips separated by low levees, low, L-O-W, low, separated by low levees, L-E-V-E-E-S, separated by low levees, which are called as borders, separated by low levees, which are called as borders, which are called as borders. Full stop. The field area is usually confined. The field area is usually confined. The field area is usually confined, C-O-N-F-I-N-E-D, confined between 3 to 15 meter width, 3 से 15, is usually confined between 3 to 15 meter width, 3 to 15 meter width, 3 to 15 meter width, and 100 to 400 meter in length. 3 to 15 meter width and 100 to 400 meter in length, मतलब बड़ी बड़ी एरियाज के लिए हो रहा है ये, ठीक है। लेंथ भी बहुत ज़्यादा है फील्ड की। 100 to 400 मीटर इन लेंथ, 100 to 400 मीटर इन लेंथ। नाउ गिव द हेडिंग, एनालिसिस, गिव द हेडिंग एनालिसिस। एनालिसिस किसका? बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन का एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन में हमें बड़ी एरिया को स्ट्रिप्स के फॉर्म में डिवाइड कर देना है, ठीक है। स्ट्रिप्स के फॉर्म में बड़ी एरिया को डिवाइड करना है। तो ऐसे में ये एरिया है, इसमें हमने बॉर्डर्स बनाए, बॉर्डर्स बना के हमने इसे ऐसे डिवाइड कर दिया, ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स के फॉर्म में, ठीक है। बॉर्डर्स कौन से बॉर्डर्स हैं? बॉर्डर्स ये हैं, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, दीज आर द बॉर्डर्स, और बॉर्डर्स के बीच में जो है एरिया, दैट इज़ द स्ट्रिप, दैट इज़ द स्ट्रिप, ये है स्ट्रिप, ठीक है। तो पहले एक स्ट्रिप पे डिस्चार्ज जाता है, ये पूरा होने के बाद फिर नेक्स्ट में जाता है, फिर ये पूरा होने के बाद फिर नेक्स्ट में। तो ये एक चैनल है, उस चैनल से इस तरह की फील्ड में सप्लाई इंश्योर की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया जाता है, द एक्सप्रेशन फॉर टाइम रिक्वायर्ड, द एक्सप्रेशन फॉर टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट, टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट अ स्ट्रिप, टू इरिगेट अ स्ट्रिप of area A with a constant discharge Q, with a constant discharge Q, ये दिया जाता है। टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट अ स्ट्रिप ऑफ एरिया A with a constant discharge Q।
ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया जाता है, दिस एक्सप्रेशन इज बेस्ड अपॉन दिस थिंग। देखिए मान लीजिए हम इस स्ट्रिप को भी फोकस में कर रहे हैं, जिसको मैंने ये ब्लू कलर से हैच किया है, इस स्ट्रिप को हम फोकस में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक कंटिन्यूस डिस्चार्ज इस स्ट्रिप में आ रहा है। लेट अस सपोज दैट कंटिन्यूस डिस्चार्ज इज Q। लेट अस सपोज दैट कंटिन्यूस डिस्चार्ज इज कमिंग हियर इज Q, और इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो है A। इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो है A। तो ऐसे में इक्वेशन जो हमें बताती है कितना समय लगेगा टू इरिगेट दिस होल स्ट्रिप ऑफ एरिया A, कितना टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन T इज इक्वल टू y बाय एफ, T इज इक्वल टू y बाय एफ ln Q अपॉन Q माइनस AF। इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है T इज इक्वल टू y बाय एफ ln Q अपॉन Q माइनस AF। इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है। अब ये सबसे पहले मैं बताता हूँ ये F क्या चीज़ है। A और Q तो मैंने बता दिया। F क्या है? F होता है इन्फिल्ट्रेशन रेट, जिस रेट से सॉइल में पानी एंटर करता है, इन्फिल्ट्रेशन रेट। जनरली इसके यूनिट्स ऐसे ही होते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर पर आर होता है, मिलीमीटर पर आर होता है, सेंटीमीटर पर मिनट होता है, इस तरह के यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी वाले टाइप के यूनिट्स हैं इसके। तो ये होता है इन्फिल्ट्रेशन रेट। हाइड्रोलॉजी में हम लोग बहुत यूज़ भी करते हैं। इन्फिल्ट्रेशन रेट मतलब जिस रेट से सॉइल में अंदर पानी जा रहा है, ठीक है। ये होता है F। Y क्या होता है? Y होता है एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर जो हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। मतलब जैसे हम लोग डेप्थ की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम तो एक्चुअली डिस्चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम जो आ रहा है एक पर्टिकुलर एरिया को गीला कर रहा है, लेकिन उस एरिया में एक पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ वाटर आ रही होगी कि नहीं, एक पर्टिकुलर डेप्थ के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस पानी को, वही है Y। Y क्या है? एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर जो हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज Y। अगर एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर हमें पता है, मान लो हम लोग एवरेज डेप्थ जो सप्लाई कर रहे हैं वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो एवरेज डेप्थ जो सप्लाई कर रहे हैं वो है 5 सेंटीमीटर। इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो है 3 सेंटीमीटर पर आवर, जो भी है। अब हम क्या करेंगे, यूनिट्स को यहाँ पे कंसिस्टेंटली पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन डिराइव हो जाती है, ये इक्वेशन डिराइव होती है। कैसे डिराइव होती है, चलिए देखें। लेट अस लुक एट द डेरिवेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसका डेरिवेशन देखते हैं। और जो चीज़ डिराइव होती है, ध्यान रखिएगा, वो एम्पिरिकल नहीं है। जो चीज़ एम्पिरिकल इक्वेशंस कैसी होती हैं? एम्पिरिकल इक्वेशंस वो होती हैं जो कि डिराइव नहीं होती, एक्सपेरिमेंटली मोस्टली निकाली जाती है। कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो डिराइव हो जाती हैं। तो आइए समझें कैसे डिराइव होती है एक्सप्रेशन। अभी एक मोमेंट है, एक इंस्टेंट है, तो कंसिडर एन इंटरमीडिएट इंस्टेंट वेयर द होल फील्ड हैज नॉट येट इरिगेटेड। एक इंटरमीडिएट इंस्टेंट है जहाँ पे पूरी फील्ड इरिगेट नहीं हुई है, हो रहा है, धीरे धीरे इरिगेशन चल रहा है। तो देखिएगा कि यहाँ पे पूरा स्ट्रिप को मैंने कंसिडर नहीं किया, एक पर्टिकुलर एरिया तक ही कंसिडर किया, पूरी स्ट्रिप को कंसिडर नहीं किया, एक पर्टिकुलर एरिया तक ही कंसिडर किया। डिस्चार्ज तो कांस्टेंट है, ये हमने पहले ही एस्टैब्लिश कर दिया कि डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, दैट इज Q। ये देखिए यहाँ पे लिख दिया अभी तक, कांस्टेंट डिस्चार्ज Q, ठीक। अब हुआ यूं कि एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट टाइम तक के क्या हुआ है, इतना जो है ये एरिया इरिगेट हो गया है, इतना एरिया इरिगेट हो गया है। अच्छा, इसी एरिया में एक पर्टिकुलर डेप्थ, इसी एरिया में एक पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ वाटर हमने डाल दी है। मतलब इसी एरिया में हम दिखाएं आपको एक पर्टिकुलर डेप्थ के टर्म्स में, तो हम ऐसा शो कर, ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स द डेप्थ ऑफ वाटर, ये है डेप्थ ऑफ वाटर जो कि हमने ऐड की है, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर एरिया में हमने एक डेप्थ ऑफ वाटर डाल दी है, ठीक है, जो अल्टीमेटली क्या होगी, जितनी भी आप डेप्थ डालोगे इन्फिल्ट्रेशन रेट के हिसाब से ये डेप्थ अंदर तो जाएगा ही, ये पानी कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा। तो ये जो केस है ये कैसा है, ये केस है ऐसा कि एक सरफेस है, सॉइल है ना, सॉइल पोरस भी है, तो पानी अगले मोमेंट पे आप अगर देखोगे तो अगले मोमेंट पे जो पानी और जाएगा अंदर,
जो पानी अंदर और जाएगा अगले ही मोमेंट पे वो आगे भी जाएगा। बात समझो, वो थोड़ा सा आगे वाली एरिया को भी इरिगेट करेगा। मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे वाली एरिया को करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से, तो एक आगे वाली एरिया को भी इरिगेट करेगा। और साथ ही साथ जो डेप्थ ऑलरेडी है, जहाँ पे जिस पर्टिकुलर एरिया में डेप्थ एक आ चुकी है, उस डेप्थ पे और एडिशनल डेप्थ जाएगी कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ए एरिया ऑलरेडी इरिगेट हो चुका है, अभी आगे और है एरिया, वैसे आगे बहुत बड़ा एरिया है विच नीड्स टू बी इरिगेटेड, लेकिन मान लीजिए एक इंटरमीडिएट एरिया में ए कह रहा हूँ वो इरिगेट हो चुका है, और उसमें मान लीजिए एक वाई डेप्थ पानी की हम डाल चुके हैं। पानी को डेप्थ के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे रेनफॉल होती है डेप्थ के टर्म्स में मेजर करते हो, तो वैसे ही हम डेप्थ के टर्म्स में बता रहे हैं कि इतना पानी हम इस एरिया में डाल चुके हैं। तो वॉल्यूम मैं कहूँगा कि ए इंटू वाई वॉल्यूम जा चुका है। ए एरिया में वाई डेप्थ है तो वॉल्यूम हम वाई डाल चुके हैं उतने पर्टिकुलर समय में, कह सकते हैं, राइट। अब हो क्या रहा है, बात समझिएगा कि जिस मोमेंट पे हमने ये मान लो एक पिक्चर लिया, अगले मोमेंट पे पिक्चर लेंगे तो कुछ डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस ये होगा कि जो डेप्थ ऑलरेडी वाई इरिगेट हो चुकी है, जो एरिया वाई इरिगेट हो चुकी है, उस एरिया पे और एडिशनल डेप्थ आएगी, दिखेगी, और जो एरिया इरिगेट हो चुका है उस पे एक एडिशनल एरिया भी दिखेगा। तो ए एरिया पे डी एडिशनल एरिया, उस अगले इंस्टेंट की बात हो रही है, किस इंस्टेंट की? t प्लस डी टी की, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चेंजिंग इंस्टेंट है। तो t से हम देख रहे हैं t प्लस डी टी पे, कहाँ से देख रहे हैं? t से लेकर t प्लस डी टी पर देख रहे हैं। अगले ही मोमेंट पर ये dA को भी इरिगेट कर देगा कि नहीं? तो हम इसको अब यहाँ तक के दिखाएंगे, तो dA को इरिगेट कर दिया इसने, ऐसा ये dA को भी इरिगेट कर दिया। अब dA जो एरिया आगे बढ़ी है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, बात समझिएगा, उस पर और डेप्थ भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, इनफैक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट क्या, ये पूरे के पूरे एरिया में जितना ऑलरेडी इरिगेट हो चुका था उसमें और डेप्थ ऐड होगी, और डेप्थ इस पे भी ऐड होगी, और कुछ आगे भी जाएगी, कुछ आगे जाएगी, और कुछ डेप्थ इसमें भी आएगी। तो इस तरीके से एक एडिशनल डेप्थ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। क्या है एडिशनल डेप्थ? एडिशनल डेप्थ है dy। एडिशनल डेप्थ क्या है? dy। एडिशनल डेप्थ यहाँ पे बनाते हैं, ये है dy। समझ आई बात? तो y डेप्थ पे एडिशन हुआ किसका? dy का। तो जो डेप्थ पहले ही ऑलरेडी एरिया में जा चुकी है उसमें dy जाएगा, और जो dA गया है तो उसमें तो y जाएगा, तभी तो उसके बाद dy जाएगा। तो t के बाद जो t प्लस डी टी इंस्टेंट होगा वहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो दिखाई पड़ेगा। t के बाद जो t प्लस डी टी होगा उसमें कुछ इस तरीके का सिनेरियो दिखाई पड़ेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, इसको सोचने का दूसरा तरीका है। इसको सोचने का दूसरा तरीका है सॉइल के टर्म्स में। ये वो तरीका है जो बुक्स में दिया जाता है। अब आप सॉइल के एस्पेक्ट में सोचिए कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है दोस्तों कि एक्चुअली में ये डेरिवेशन करते वक्त दिखाने का तरीका है। एक्चुअली में हो ये रहा है कि सॉइल के नीचे हमको देखने की ज़रूरत है। सॉइल के नीचे मतलब सरफेस के नीचे सॉइल में देखने की ज़रूरत है। अगर हमने सरफेस में क्यू डिस्चार्ज डाला है तो आप ऐसा सोचिए कि उस क्यू डिस्चार्ज के चलते एक मान लो एक इंटरमीडिएट पॉइंट तक के ए एरिया इरिगेट हो गया, ए एरिया इरिगेट हो गया, और उस ए एरिया में जो डेप्थ अंदर गई, लेट अस सपोज कि वो डेप्थ अंदर गई है y। अब बुक्स में क्या है, इस डेप्थ को अंदर की तरफ नहीं तो ऊपर की तरफ क्यों दिखाते हैं? ऊपर की तरफ इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उस डेप्थ को अंदर पेनिट्रेट करने में समय लगता है, टाइम लगता है। किसके हिसाब से? उसके इन्फिल्ट्रेशन रेट के हिसाब से। तो आप दोनों वे में समझ सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि y डेप्थ अंदर पेनिट्रेट कर गई। अब t के बाद जो dt समय हुआ, उस t प्लस dt समय में एरिया dA आगे बढ़ेगा, मतलब और इरिगेट होगा, ठीक है। एरिया dA आगे बढ़ेगा मतलब और इरिगेट होगा। ये dA एरिया है, कौन सा? ये जो ब्लैक 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 हैच किया, ये है dA एरिया। मैं दोनों तरीकों से समझा रहा हूँ, कुछ बुक्स में कुछ तरीका है, कुछ बुक्स में कुछ और तरीका है। बट हाँ, ऑब्वियस ही बात है, y को आप या तो सरफेस के ऊपर ले लो या तो सरफेस के नीचे ले लो। अगर आप सरफेस के ऊपर थोड़ा y और सरफेस के नीचे भी लेते हो तभी टोटल तो y ही होगा।
आधा ऊपर आधा नीचे कर दिए, 25% ऊपर 75% नीचे कर दिए सरफेस के, कुछ पेनिट्रेट किया कुछ नहीं कर पाया, तब भी होगा तो टोटल क्या y है, तो डेरिवेशन करने में तो y ही लोगे ना। तो इसी कारण ऊपर दिखाओ नीचे दिखाओ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब क्या होगा जब हम t प्लस dt समय पे और पानी डालेंगे, होगा ये कि dA एरिया तो इरिगेट होगा ही, लेकिन साथ साथ y पे dy ऐड होगा कि नहीं, y पे क्या होगा dy ऐड हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, समझे, वही चीज़ चाहे सरफेस के नीचे दिखाओ या फिर सरफेस के ऊपर दिखाओ या फिर आधा ऊपर आधा नीचे करो, होगा टोटल तो वही होगा, टोटल ऊपर नीचे सब मिलाकर तो वही होगा। तो ये क्या है, ये इसको एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर, अब आप सप्लाइड कहिए, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर पेनिट्रेटेड कहिए, बात सब एक ही बन जाती है, ठीक है। डेरिवेशन करने में आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम हमारा क्या कह सकते हो वॉल्यूम कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ देखो यहाँ देखो एक ही बात है, यहाँ पे सरफेस के नीचे बात कर रहे हैं, यहाँ पे सरफेस के ऊपर देख रहे हैं। कैसे वॉल्यूम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, अब ये हटा दे रहा हूँ मैं। आपको मालूम है ना कि जितना वॉल्यूम आप सप्लाई करेंगे उतना ही वॉल्यूम, या तो मास के टर्म्स में कहूँ मैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और वही मास के साथ एसोसिएटेड है वॉल्यूम भी, तो वॉल्यूम विल ऑल्सो बी कंजर्व्ड। तो Q इंटू dt जो है वो है हमारा वो वॉल्यूम जो कि हमने सप्लाई किया है, कितने समय में, dt समय में। तो Q इंटू dt इज द टाइम इन विच वी हैव सप्लाइड दिस वाटर, द वॉल्यूम, द सप्लाइड वॉल्यूम इज Q इंटू dt। अब वो जो सप्लाइड वॉल्यूम है उसकी वजह से एडिशन हुआ है यहाँ पे वॉल्यूम्स का। कितना एडिशन हुआ है, एडिशन हुआ है कहाँ कहाँ पे, ध्यान से समझो, ऊपर वाले से देख लो नीचे से देख लो, बात एक ही है। देखो मैं कह सकता हूं कि DA एरिया ऐड हुआ है, DA एरिया में Y डेप्थ भी आई है, तो मैं कह सकता हूं Y इंटू DA वॉल्यूम ऐड हुआ, प्लस जितना ऑलरेडी एरिया A था, जितना ऑलरेडी एरिया A था, इसको मैं क्या कर रहा हूं, 3 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने इसको। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, एक ये वाला पार्ट है देखिएगा, एक ये वाला पार्ट है इस तरफ वाला लेफ्ट वाला, एक ये ब्लू वाली लाइन के नीचे वाला पार्ट है, और एक ये जो आप ये वाला पोर्शन जो मैं अभी हैच कर रहा हूँ, ये देखिए एक छोटा सा ये क्यूब टाइप का दिख रहा है जो कि DA एरिया है और DY डेप्थ है, DA एरिया और DY डेप्थ। तो ये पूरा वॉल्यूम ऐड हुआ है ना, मतलब पहले कितना था देखना, पहले था कितना, इतना था ऐसा, ये एक पर्टिकुलर वॉल्यूम था पहले इतना, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एडिशनल इतने एरिया में तो आया ही, उसके साथ साथ इस पे और भी और एरिया भी ऐड हुआ। तो ये 3 चीज़ें हैं, एक ये वाला एरिया और उसके बाद फिर DA इंटू DY और एडिशनल जो DY एक एरिया पे आया वो आया। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 वॉल्यूम्स हैं जो कि ऐड हो रहे हैं। कौन कौन से 3 वॉल्यूम, Y इंटू DA हो रहा है, ठीक है, Y इंटू DA हो रहा है, प्लस A एरिया जो पहले से इरीगेटेड थी उसमें DY डेप्थ बढ़ी है, जैसे A एरिया जो पहले से इरीगेटेड थी उसमें DY डेप्थ बढ़ी है, Y डेप्थ DA एरिया में बढ़ा है, और उसके बाद यहाँ से देखो ये पर्टिकुलर एरिया भी तो है, हमने इसको ले लिया, हमने इसको ले लिया, ये भी तो है। इस पर्टिकुलर क्यूब को आप देख रहे हो, इसका एरिया कितना है, ये क्यूबॉइड है, तो DA है और डेप्थ कितनी है DY, तो वॉल्यूम कितना हो गया इस छोटे से पोर्शन का, DA इंटू DY। तो प्लस करेंगे हम DA इंटू DY। अब ये जो DA इंटू DY है ये बहुत ही इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, ये DA इंटू DY, कैन दिस बी ट्रीटेड एज 0? यस, दैट इज वाई किताबों में लिखा ही नहीं रहता, DA इंटू DY का टर्म आपको दिखता ही नहीं है। तो बचता है हमारे पास सिर्फ इतना, Q इंटू DT इज इक्वल टू YDA प्लस ADY, बस इतना ही बचता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 3 वेरिएबल आ रहे हैं, DT आ रहा है, DA आ रहा है, DY आ रहा है, ठीक बात भी है ना, DT तो वेरिएबल है ही, DA भी है, एरिया भी बढ़ रहा है, डेप्थ भी बढ़ रहा है, लेकिन हम इंटीग्रेट तो 2 वेरिएबल्स में ही कर पाते हैं, 3 में नहीं कर पाते, तो किसी न किसी तरीके से हमें चेंज तो करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं इसको, ऐसे कर सकते हैं हम, DY जो डेप्थ इंक्रीमेंट हुआ है उसको हम F इंटू DT भी तो लिख सकते हैं। F क्या है, इन्फिल्ट्रेशन रेट, तो जो Y डेप्थ अंदर पेनिट्रेट करेगी वो किस रेट से करेगी, F के रेट से, कितने समय में, टाइम t में। F का यूनिट क्या था, F का यूनिट है सेंटीमीटर पर आवर, जैसे मल्टीप्लाइड बाय आवर, मिल गया ना, सेंटीमीटर मतलब डेप्थ का यूनिट। तो आप बात समझ पा रहे होंगे
कि dy जो मोमेंटरली जो डेप्थ इंक्रीज हुई है उसको मैं लिख सकता हूँ कि सॉइल में जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है मल्टीप्लाइड बाय दैट मोमेंटरली टाइम, किस टाइम की बात हो रही है। तो dy कैन बी रिटन एज f इंटू dt। तो हर dt में f के रेट से अगर होगा तो dy डेप्थ पेनिट्रेट होता चला जाएगा, सिंपल। तो dy इज इक्वल टू f इंटू dt, एक लीनियर रिलेशन भी है। इसको अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, किसको, dy को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा q इंटू डी टी इज इक्वल टू वाई इंटू डी ए प्लस ये a इंटू एफ इंटू डी टी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड लेकर के आओ, q माइनस ए एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू वाई इंटू डी ए हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डी टी इज इक्वल टू वाई डी ए डिवाइडेड बाय q माइनस ए एफ। अब ये जो डी ए बाई क्यू माइनस ए एफ है इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, वहीं से हमारा रिलेशन बनता है। कैसे रिलेशन बनता है, अब मैं चाहता तो इसको स्मॉल ए ले सकता था, मैंने बिग ए ले लिया, कोई बात नहीं। एरिया, पूरी एरिया 0 से a तक इंटीग्रेट होने में 0 से t तक का समय लगेगा। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से ये हमारा टाइम दे देगा सिंपली y बाय एफ ln हो जाएगा कि नहीं, 1 अपॉन दैट q माइनस ए एफ है, ln q अपॉन q माइनस a इंटू एफ। अब ऐसा करके ये रिलेशन जो मैंने बताया ये आता है, ठीक है। दिस इज द रिलेशन विच कम्स। तो ये रिलेशन का वो रहा डेरिवेशन। अब एक काम करो, इनको ना डेरिवेशन एक बार पूरा दिखा दो। तो ये क्या करेंगे, पॉज करके लिख लेंगे पूरा डेरिवेशन। कैमरा को ना इधर लेके आओ, इधर पे दिखा दिए, आ रहा है पूरा, है ना। हाँ, तो ये लोग पॉज करके अब यहाँ से पूरा लिख लेंगे। हम लोग आते हैं इधर पे, अब आ जाओ इधर, ठीक। सो t इज इक्वल टू वाई बाई एफ ln q अपॉन q माइनस ए एफ। दिस इज द इक्वेशन फॉर टाइम। तो ये होता है बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन में एक स्ट्रिप के इरिगेट होने का समय, ठीक है। यहाँ से एक और चीज़ निकलती है, क्या चीज़ निकलती है, मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड। क्या, मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड, ए मैक्स निकालना है कि अगर हमारे पास एक क्यू डिस्चार्ज बना रहे तो हम मैक्सिमम कितना एरिया स्ट्रिप का इरिगेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इरिगेशन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं होता कि मैक्सिमम एरिया इनफाइनाइट हो जाए, ऐसा क्यों नहीं होता कि मैक्सिमम एरिया जो है वो इन्फिनिटी हो जाए, कि भाई इनफाइनाइट टाइम तक हम इरिगेट करते रहें तो मैक्सिमम एरिया इरिगेटेड विल बी ऑल्सो इनफाइनाइट। It does not happen like that. Why? It does not happen like that because, बात समझिए, एक इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे हम। इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होगी जहां पे जिस रेट से अंदर आ रहा है पानी, उसी रेट से नीचे भी जा रहा है पानी। जिस रेट से अंदर आ रहा है पानी, उस रेट से नीचे भी जा रहा है पानी। जितना वॉल्यूम आ रहा है पानी का, उतना वॉल्यूम उस मोमेंट पे अंदर भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी एरिया हम ऑलरेडी इरिगेट कर चुके हैं, और बहुत बड़ी एरिया इरिगेट करने पहले क्या था, डेरिवेशन करते वक्त छोटी एरिया को लिए। छोटी एरिया कब तक इरिगेट हो सकती है, तब तक इरिगेट हो सकती है, टाइम रिक्वायर्ड, लेकिन एक लिमिट है उसकी। क्यों? क्योंकि एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आप इतनी ज़्यादा एरिया को गीला कर चुके होंगे कि उसमें से जो पेनिट्रेशन का रेट होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, इनकमिंग वाटर के। तो जिस रेट से आएगा उस रेट से नीचे जाएगा तो आगे एरिया बढ़ेगी ही नहीं दोस्तों। और जब आगे एरिया बढ़ेगी ही नहीं तो ऐसे में हम एक लिमिट पे आ जाएंगे और वो होगी ए मैक्स। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, ए मैक्स तब होगा जब हम इनफाइनाइट टाइम तक के इरिगेट करते जाएं, फिर भी हम एक कांस्टेंट एरिया पे आ चुके हैं। और जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो इस फॉर्मूले में देखिए क्या चीज़ होगी, क्या इन्फ्रेंस ले सकते हो। अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो क्या y टेंड्स टू इन्फिनिटी हो सकता है? वो तो डेप्थ ऑफ सॉइल है, वो तो लिमिट है, उसकी एक लिमिट है कि नहीं। f 0 हो सकता है? नहीं, सॉइल है, कुछ ना कुछ तो f होगा, इन्फिल्ट्रेशन रेट कुछ ना कुछ तो होगा। ln के अंदर देखिए क्या q इन्फाइनाइट हो सकता है? q तो इन्फाइनाइट है ही नहीं, एक कांस्टेंट डिस्चार्ज है q, पहले से ही उसको लेके ही हमने डेरिवेशन किया है। तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाली टर्म 0 हो सकती है, तभी जाके ये t इन्फाइनाइट हो सकता है। तो नीचे वाली टर्म 0 होने का मतलब क्या है कि इसका मतलब है q माइनस ए एफ इज इक्वल टू 0।
अगर Q माइनस ए एफ इज इक्वल टू 0, इसका मतलब A इज इक्वल टू Q बाय एफ। और अगर A इज इक्वल टू Q बाय एफ है तो क्या यही एरिया मैक्सिमम एरिया भी है? यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q इज इक्वल टू A इंटू एफ हो चुका है। मतलब जिस रेट से आ रहा है तो इतनी एरिया हम ऑलरेडी इरिगेट कर चुके हैं कि अगर एक इन्फिल्ट्रेशन रेट है F जिसके थ्रू पानी अंदर जाता है, तो इस एरिया मल्टीप्लाइड बाय इन्फिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू हमारे इनकमिंग डिस्चार्ज के बराबर हो चुकी है। तो ये एरिया कुछ नहीं है, यही है हमारा मैक्सिमम एरिया। ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आते हैं तो जब कभी पूछा जाए व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड, द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड इज नथिंग बट Q बाय एफ। ऑल राइट, तो इस तरीके से अब हम लोग आते हैं हमारे वर्कबुक के क्वेश्चन पे। सो आई वांट दैट यू सॉल्व द वर्कबुक क्वेश्चन। सो दिस इज अबाउट द बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन गिवन इन योर वर्कबुक, सॉल्व इट। यू कैन पॉज द वीडियो, राइट, मुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। मैं आपको क्वेश्चन का नंबर बता दे रहा हूँ, आप सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को, फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वर्कबुक पे आते हैं। राइट, यस, तो है वर्कबुक में हमारा यस चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन, एंड इन दैट क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। दो क्वेश्चन करने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। पॉज द वीडियो, डू दीज 2 क्वेश्चंस एंड देन यू सी द सॉल्यूशंस ऑल्सो। ठीक है, question number 4. The question is, determine the time required to cover an area of 0.1 hectares when a discharge Q of 0.03 meter cube per second is released to a field. The average depth of flow Y is 7.5 centimeter and the infiltration rate is 5 centimeter per hour. That is 5 centimeter per hour. All right. सो टाइम रिक्वायर्ड निकालना है, सिंपल है। फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त बस आपको ध्यान देना है यूनिट कन्वर्जन्स में यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि हमने इक्वेशन को डिराइव किया है। अब चूंकि ये डिराइव की हुई इक्वेशन है तो यूनिट्स हैव टू बी कंसिस्टेंट टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड विल बी y बाय एफ ln q अपॉन q माइनस af. So y is what? Y is 7.5 सेंटीमीटर। यूनिट के साथ हर स्टेटमेंट को लिखेंगे। मैं जो मेरे 3 सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा, आप ध्यान देंगे इस चीज़ को कि मैं जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, हर क्वेश्चन में मेरी एक आदत है। ये आदत ये है कि किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में भी मैं यूनिट को नहीं छोड़ता अनलेस एंड अनटिल इट इज़ एन एम्पिरिकल इक्वेशन। एम्पिरिकल होगी तो फिर तो यूनिट जो है वो है ही, लेकिन अगर मान लो हमने डिराइव की है या डिराइव हो सकती है, नहीं भी की है मान लो क्लास में, लेकिन हो सकती है, तो भी आई विल राइट यूनिट्स इन ऑल सच इक्वेशंस। नेवर मिस आउट ऑन द यूनिट्स इन एनी स्टेप, अदरवाइज इट विल लीड टू कन्फ्यूजन्स। ओके, सो 7.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय एफ है 5 सेंटीमीटर पर आवर, ln that is log base e, q है हमारा 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, इस पे फोकस मत करना। ये बोर्ड में जो है एक वो है कुछ यहाँ से हट गया है बोर्ड का पार्ट। ठीक है, तो ये वाला जो काला काला दिखता है उसको इग्नोर किया करो। ठीक है, तो 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय q माइनस ए एफ, दैट इज 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड माइनस a is 0.1 hectare. So what we have to do, we have to subtract also in meter cube per second. Can we subtract 5 किलोमीटर माइनस 10 रुपये? क्या कर सकते हैं सर? मैं बोलूँगा 5 किलोमीटर माइनस 10 रुपये बताओ। आप बोलोगे कैसा सवाल है? यूनिट्स हमेशा एक ही होनी चाहिए जब भी आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करें तो इसी वजह से 0.1 हेक्टेयर विल बी व्हाट? 0.1 हेक्टेयर इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर, दैट इज 1000 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे 1000 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एफ क्या है? 5 सेंटीमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चाहिए तभी हो जाएगा ये मीटर क्यूब पर सेकंड में। ठीक है,
तो 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 मीटर पर आवर को पर सेकंड में करना है। 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड, बस इतना मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.05 बाय 3600 मीटर पर सेकंड, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से ये देखो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कट ही गया, अंदर में सारी यूनिट कट जाएंगे, मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। एलएन के अंदर तो कोई यूनिट बचेगा नहीं, बचना भी नहीं चाहिए। आवर ऊपर आ जाएगा, टाइम आपका डायरेक्टली मिलेगा आवर्स में। एक कन्वीनियंट यूनिट होता है मिनट्स, हम मिनट्स में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए देखिए, 0.03 माइनस, अभी तुम लोग क्लास में बैठे होते धड़ाधड़ आंसर दे रहे होते, सो अभी मेरे को ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अभी तक आंसर्स आ चुके रहते। चलो 0.03 डिवाइड बाय दिस, और फिर उसका ln लिया मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 7.5 किया, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो ये आ रहा है 0.9325, 0.9325 आवर्स, 0.9325 आवर्स। आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो इनटू 60 मिनट्स पर आवर, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 60, गिविंग यू 55.95 मिनट्स। इस तरीके से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व्ड। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन नंबर 5। Determine the area that can be irrigated by a discharge of 25 liters per second if the infiltration rate F का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलिए सिंपल है, 25 लीटर पर सेकेंड मतलब 25 into 10 to the power minus 3 meter cube per second, isn't it? And this is what, 0.04 by 3600 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ऐसे में एरिया, मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड विल बी Q by F। Q by F क्या हो जाएगा, 25 into 10 to the power minus 3 डिवाइड बाय 0.04 बाय 3600, ये मीटर स्क्वायर क्या है ना, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 3600 और ये हो गया 90 बाय 0.04 किया हमने, तो आ गया 2250 मीटर स्क्वायर। हेक्टेयर्स में यूजुअली रिप्रेजेंट हम करते हैं, तो 0.225 हेक्टेयर्स आ गया। ठीक है, इस तरीके से बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन के क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, राइट, सो दिस इज अबाउट आवर बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड वन इज चेक बेसिन फ्लडिंग। तीसरा कौन सा है? तीसरा है चेक बेसिन फ्लडिंग। तीसरा हेडिंग देंगे बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन के बाद, थर्ड वन है चेक बेसिन फ्लडिंग। चेक बेसिन में हमने देखा भी था, करते क्या है चेक बेसिन में, डायग्राम में बना दे रहा हूँ यहाँ पे पहले, कि हम लोग फील्ड के बीच में से पहले एक मेन सप्लाई डिच बना देते हैं। ऐसे करके एक मेन सप्लाई डिच होती है, ये मेन सप्लाई डिच ऐसा होता है, और फिर इसको हम लोग स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स के फॉर्म में डिवाइड करके इंडिविजुअल एरियाज को टारगेट करते हुए वहाँ पे पानी को इंश्योर करते हैं। तो ये होता है हमारा चेक बेसिन फ्लडिंग। ठीक है, चलिए लिखिए इसके बारे में। लेट अस स्टार्ट राइटिंग, राइट डाउन। इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी फ्लडिंग। इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी फ्लडिंग in which it is a modified form of ordinary flooding in which flow is systematically controlled, in which flow is systematically controlled,
flow is systematically controlled. Full stop. Next point. In this method, comma, in this method, comma, in this method, comma, a main supply ditch, runs through the field, main supply ditch runs through the field, and the area is divided into a number of squares or rectangles. All right. नोट में लिखिएगा एक पॉइंट. राइट डाउन अ पॉइंट इन नोट. नोट में लिखिए एक पॉइंट. It may be used for fine soils. It may be used for fine soils. It may be used for fine soils to obtain desired percolation. It may be used for fine soils to obtain desired percolation. मतलब फाइन सॉइल में मान लीजिए, फाइन सॉइल जैसे मान लो सिल्टी है, बारीक सिल्ट है, तो उसमें हमको परकोलेशन करवाना है. तो पानी जब तक ये ठहरा नहीं रहेगा वहाँ पे तो परकोलेशन टाइम लगेगा ना उसमें, तो पानी रहना भी ज़रूरी है, रन ऑफ ना करते चले जाए. तो ऐसे में हम पानी को वहाँ पे जमा करके रख सकते हैं. तो इस तरह के मेथड, चाहे वो बॉर्डर स्ट्रिप भी हो, ये भी हो, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, टू ऑब्टेन डिजायर्ड परकोलेशन. ठीक है, इसके बाद फोर्थ, ये डायग्राम को बना लेंगे, है ना. उसके बाद चौथा है हमारा फरो इरिगेशन. फरो हमने देखा था, स्मॉल दीज डिचेस ऑफ वाटर, है ना, दीज आर कॉल्ड एज फरोस एंड दीज आर द क्रॉप्स देयर. उल्टा है ये किसका, बॉर्डर स्ट्रिप और चेक बेसिन का. चेक बेसिन मेथड में क्या है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में क्या है, इनमें प्लांट के ऊपर ही पानी जा रहा है सीधा. इसमें क्या हो रहा है, इसमें पानी को नीचे रखा गया है, प्लांट को ऊपर रखा गया है. तो प्लांट पे पानी डायरेक्टली नहीं जा रहा. ठीक है, रिवर्स है दोनों. लिखिए फरो इरिगेशन में, लिखिए फरोज आर नैरो डिचेस. फरोज आर नैरो, सकरे, नैरो. फरोज आर नैरो डिचेस which are excavated. Furrows are narrow ditches which are excavated between rows of plants. Furrows are narrow ditches which are excavated between rows, of plants. ROWS, rows of plants, and carry irrigation water through them. Full stop. And carry irrigation water through them. Full stop. In this method, comma, only 20 to 50% of the field area is wetted. In this method, comma, only 20 to 50%, 20 to 50% of the field area is wetted. मतलब फील्ड एरिया की वेटिंग कम होती है, मतलब तो इससे फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि हमारा जो इवेपोरेशन लॉस होगा
सरफेसेस से इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस मेथड्स कम होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत बड़े एरिया में वेटिंग हो रहा था, यहाँ पे कम एरिया में वेटिंग हो रहा है। इवेपोरेशन कहाँ से होता है, सरफेस से होता है। सो इन दिस मेथड ओनली 20 to 50% ऑफ द फील्ड एरिया इज वेटेड। आगे लिखिए, एंड दस comma evaporation losses are considerably reduced, and thus evaporation losses are considerably reduced as compared to previous methods। जो पिछले 3 थे उनके कंपैरिजन में हम बता रहे हैं, as compared to previous methods evaporation losses are considerably reduced as compared to previous methods, full stop। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, अगला पॉइंट, इट इज़ यूजुअली अडॉप्टेड फॉर क्रॉप्स। इट इज़ यूजुअली अडॉप्टेड फॉर क्रॉप्स। इट इज़ यूजुअली अडॉप्टेड फॉर क्रॉप्स such as sugarcane। It is usually adopted for crops such as sugarcane, potato, sugarcane, potato, cotton, कपास की खेती, कपास कहिए, रुई कहिए, कॉटन, लीफी वेजिटेबल्स, लीफी जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, लीफी वेजिटेबल्स। पटेटो के लिए क्यों यूज़ करते हैं, पटेटो, नहीं तो पटेटो ज़मीन के नीचे होता है, अगर डायरेक्टली पानी डिस्चार्ज करोगे तो गल जाएंगे पटेटो, आलू सड़ जाएंगे, है ना। तो पटेटो, कॉटन, लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि धनिया, कोरिएंडर, है ना, पालक, स्पिनच, ये सब जो है लीफी वेजिटेबल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये है हमारा फरो इरिगेशन। इसका एक स्पेशल केस बनता है, इसके स्पेशल केस को बोलते हैं करूगेशन इरिगेशन। क्या कहते हैं, इसके एक स्पेशल केस को कहते हैं करूगेशन इरिगेशन। एक स्पेशल केस ये है, कुछ खास नहीं है इसमें, सिंपल है, टर्म पता होनी चाहिए। जब भी कभी हम फरोज बनाते हैं, वो फरोज जो होते हैं वो बड़े नहीं होते, रिलेटिवली बहुत ही स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं फील्ड में, ऐसे बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्शंस, मतलब इतने छोटे छोटे प्रोजेक्शंस, इसमें पानी भेज रहे हैं। तो इस तरीके के जो छोटे फरोज होते हैं, काफ़ी छोटे, सिंपली प्रोजेक्शंस टाइप के, जो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज भी कैरी नहीं कर सकते, इनको बोलते हैं करूगेशंस। इनको फरोज नहीं कहते, इनको बोलते हैं करूगेशंस। तो करूगेशंस आर वेरी वेरी स्मॉल फरोज, वेरी स्मॉल, जस्ट द लाइनिंग्स यू कैन से, छोटी छोटी लाइन काट दी है वहाँ से, और वहाँ से पानी को पतली पतली जो फरोज हैं, छोटे छोटे हैं, वहाँ पे पानी को भेज रहे हैं। तो इस तरीके के करूगेशन इरिगेशन भी किया जा सकता है छोटे छोटे क्रॉप्स के लिए। ठीक है, तो चलिए लिखिए, गिव अ सब हेडिंग इन दिस फरो इरिगेशन में ही सब हेडिंग दीजिए स्पेशल केस। ठीक है, इसमें स्पेशल केस लिखिए, स्मॉल शैलो फरोज, स्मॉल शैलो फरोज, small shallow furrows can be made for very close growing crops. बहुत ज़्यादा जो पास में होते हैं ना, उनके बीच में से छोटे छोटे करोगेशन बना सकते हैं. Very close growing crops. Small shallow furrows can be made for very close growing crops. These are called as corrugations. These are called as corrugations. These are called as corrugations, and the method is called as corrugation irrigation. These are called as corrugations, and the method is called as corrugation irrigation. And the method is called as corrugation irrigation. ठीक है, अब वही वीडियो पॉज करिए, डायग्राम बनाइए. इसके बाद फिफ्थ वाली हेडिंग आप देंगे कंटूर बॉर्डर मेथड.
इसके बाद आप हेडिंग देंगे कंटूर बॉर्डर मेथड। क्या होता है कंटूर बॉर्डर मेथड में, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कंटूर बॉर्डर मेथड, कंटूर बॉर्डर मेथड में हम लोग ये, मैं एक 2D डायग्राम बना के बता रहा हूँ। तो हिली टेरेन्स में जैसा कि हमने देखा था, तो हिली टेरेन्स में हम इस तरीके के बॉर्डर्स बना देते हैं कंटूर्स के अलोंग। तो ऐसे में होता क्या है कि पानी का लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एक पर्टिकुलर डेप्थ हम मेंटेन कर पाते हैं, इसके बाद बचा हुआ पानी नीचे आता है, फिर ये जो है क्रॉप में यूटिलाइज होता है, फिर एक्स्ट्रा पानी फिर नीचे जाता है, फिर दूसरे क्रॉप के लिए यूटिलाइज होता है। तो ऐसे में हम रन ऑफ लॉसेस को बहुत अच्छे खासे वे में प्रिवेंट कर पाते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ अ कंटूर बॉर्डर मेथड। क्या है ये है कंटूर बॉर्डर मेथड ऑफ इरिगेशन। तो चलिए लिखिए इसके बारे में, राइट इट डाउन। इट इज़ अ टाइप ऑफ flooding in which it is a type of flooding in which it is a type of flooding in which levees are constructed along the contours, in which levees are constructed along the contours। levees बहुत बार यूज हो चुका है वर्ड, अब आप जान ही रहे हो। levees are constructed along the contours in hilly areas, in hilly areas levees are constructed along the contours in hilly areas, full stop। this helps in reducing the runoff losses, this helps in reducing the runoff losses significantly, this helps in reducing the runoff losses significantly। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे लेवी अलोंग कंटूर। लेवी किसके अलोंग बनाया गया? कंटूर के अलोंग बनाया जाएगा। लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, सेम एलिवेशन, लेवी अलोंग कंटूर, राइट। ठीक है, पॉज करके डायग्राम बनाएंगे। 6th वाला है रिंग बेसिन फ्लडिंग। 6th वन इज रिंग बेसिन फ्लडिंग। इसके बारे में लिखेंगे, बड़ा सिंपल है। रिंग बेसिन फ्लडिंग में क्या करते हैं हम लोग? ऑर्चर्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो ट्रीज़ हैं, ऐसे एक ट्री है तो इसके पास में एक रिंग जैसा बना दिए लेवी, और सप्लाई करने के लिए फील्ड चैनल यहाँ पे ये है हमारा फील्ड चैनल, और ये हमारी सप्लाई डिच है, ये है हमारी सप्लाई डिच। इसी तरीके से ये जैसे एक ट्री है तो बाकी ट्रीज के लिए भी सेम वे में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है रिंग बेसिन फ्लडिंग। लिखिए इसके बारे में। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग and is specifically adopted for orchard trees, and is specifically adopted for which trees? Orchard trees, and is specifically adopted for orchard trees। Next point, small basins are made, small basins, BASINS, small basins are made around the stem of the tree, around the stem, STEM, stem of the tree, around the stem of the tree, and the water is allowed to stand, and the water is allowed to stand, and the water is allowed to stand, stand मतलब ठहर जाएगा वहाँ पानी, stand, until the desired percolation is obtained, until
the desired percolation is obtained, until the desired percolation is obtained. ठीक है, राइट, डायग्राम बना लेंगे. इसके बाद नेक्स्ट है 7th वन इज स्प्रिंकलर इरिगेशन. नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन. इसमें पॉइंट्स लिखवाते जाऊंगा और समझाते जाऊंगा साइमल्टेनियसली. कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. स्प्रिंकलर इरिगेशन में जैसे हमारा ये सरफेस है, इस सरफेस के नीचे सबसे पहले तो पाइप्स को इंस्टॉल करना पड़ता है. प्रेशर पाइप्स होते हैं ये, और ये हैवी ड्यूटी पाइप्स होते हैं, जैसे कि ज़्यादा प्रेशर में फटवट ना जाएं. और इन पाइप्स में से ही कनेक्टेड होते हैं इस तरीके के नोजल and nozzle arrangement, sprinkler nozzle arrangement, which sprinkle the water over the crops at very high speeds. और ये रोटेट भी करता रहता है चारों तरफ. तो इस तरीके से स्प्रे के फॉर्म में पानी की सप्लाई होती है, स्प्रे के फॉर्म में. तो जैसा कि हम लोग देखे भी थे, इसमें स्प्रे के फॉर्म में होता है तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं. इवेपोरेशन लॉस इन कंपैरिजन टू प्रीवियस मेथड्स ज़्यादा होगा कि कम होगा? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इन सभी मेथड्स में जो अभी बोर्ड में हम बनाए हैं, अभी तक के जो बना चुके हैं, इसमें इवेपोरेशन लॉस सबसे ज़्यादा किस में होगा? इसमें होगा. क्यों? क्योंकि इसमें हम पानी को ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में डिस्चार्ज कर रहे हैं. सरफेस एरिया पानी का बहुत बढ़ा दे रहे हैं. जो सब सरफेस एरिया हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे. तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में इवेपोरेशन लॉस प्रीवियस मेथड से कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होता है. इनफैक्ट सभी मेथड से कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होता है. इसका एक ही मेथड बचता है, ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन में तो इवेपोरेशन लॉस लीस्ट होता है. ड्रिप इरिगेशन में इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसमें इवेपोरेशन लॉस सबसे कम होता है. इसमें इवेपोरेशन लॉस सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है, इस तरीके से ये ऐसा है. तो चलिए पहले डायग्राम बना लीजिए, ये वाला पॉज करके वीडियो, फिर मैं बताता हूँ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ठीक है, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन का डायग्राम बनाने के बाद एक स्टेटमेंट लिखिए. अभी कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज की हेडिंग नहीं, स्टेटमेंट लिख लीजिए पहले एक. इन दिस मेथड ऑफ इरिगेशन, इन दिस मेथड ऑफ इरिगेशन, in this method of irrigation, in this method of irrigation, comma, water is applied through, water is applied through a network of pipes and pumps. Water is applied through a network of pipes and pumps. Water is applied through a network of pipes and pumps, and water is made available, and water is made available, and water is made available in the form of spray, in the form of spray, S-P-R-A-Y, spray. And water is made available in the form of spray. Give us a heading, advantages. Advantages. अब मैं सारे advantages लिखवाते लिखवाते एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा. पहला एडवांटेज, फर्स्ट वन, जो कि ऑब्वियस है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर थ्रू आउट द फील्ड. इसमें क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर थ्रू आउट द फील्ड हो रहा है. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर थ्रू आउट द फील्ड. जैसे फॉर एग्जांपल अगर बाकी मेथड्स में आप देखेंगे तो जहाँ से पानी एंट्री कर रहा है, हेड ऑफ द फील्ड की तरफ जो है पानी ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाता है. जैसे मान लो बॉर्डर स्ट्रिप की मैं बात करता हूँ, तो बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन, जैसे एक स्ट्रिप दिखा रहा हूँ, तो जहाँ से पानी एंटर कर रहा है उसको बोलेंगे हेड ऑफ द फील्ड. जहाँ पे लास्ट में पानी टच करता है उसको बोलते हैं टेल ऑफ द फील्ड. तो हेड में कांटेक्ट टाइम ज़्यादा है. समझो ऐसा, जैसे मान लो मैंने 1 घंटे के लिए इरिगेशन किया. 1 घंटे में हुआ यूँ कि पानी को हेड से टेल में पहुँचने तक के ही मान लो 15 मिनट का समय लग गया यहाँ तक पहुँचने में.
तो कांटेक्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो हेड में कांटेक्ट टाइम पूरा 1 घंटे का रहेगा, तो परकोलेशन 1 घंटे तक होगा कि नहीं। टेल में कांटेक्ट टाइम 45 मिनट का होगा क्योंकि 15 मिनट तो पहुंचने में ही लग गया, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन 45 मिनट तक होगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली पेनिट्रेट नहीं हो पाता है, और इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग हमारे तीसरे चैप्टर में कि कितना होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप बात समझ रहे हो कि ये प्रॉब्लम एसोसिएटेड है किसके साथ, ऐसे हर मेथड के साथ जिसमें एक तरफ से पानी आता है और एंड तक जाता है, ऐसा हर मेथड। इसमें ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, इसमें स्प्रे है तो हर तरफ इसमें ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऑलमोस्ट, ठीक है। इसमें कंपैरेटिवली बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन होता है। तो पहला एडवांटेज तो यही हो गया। दूसरा एडवांटेज समझिए, चलिए लिखिए दूसरा एडवांटेज। सेकंड वन, it doesn't require borders and field channels. It doesn't require borders and field channels. It doesn't require borders and field channels, and thus comma more land is available, and thus more land is available for cropping. More land is available for cropping, ये तो हमने देखा ही, ठीक है। ज़्यादा एरिया अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस मेथड्स। तीसरा लिखिए, तीसरा, it is used when the number of laborers have to be reduced. It is used when number of laborers have to be reduced. जब आपको नंबर ऑफ लेबरर्स को रिड्यूस करना है तब आप इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लेबरर्स हैव टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, इसके बाद चौथा लिखिए, इट कैन बी यूज्ड व्हेन द टोपोग्राफी इज इररेगुलर। It can be used when the topography is irregular. Topography is irregular. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि इरेगुलर टोपोग्राफी में हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? इरेगुलर टोपोग्राफी मतलब होता है उबड़ खाबड़ ज़मीन हो सकती है, ऐसे 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 चल रहा है। ये मैंने थोड़ा एग्जैजरेट करके बताया, लेकिन एक ज़मीन में आपको पता है ना, थोड़ा उबड़ खाबड़ नीचे से ऊपर ज़मीन तो होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम पानी डिस्चार्ज करते हैं ऐसी ज़मीन में, तो ऐसे में वाटर के पॉकेट्स बनते चले जाएंगे। यहाँ पे पानी भर जाएगा, फिर यहाँ पे पानी भर जाएगा, अलग अलग पॉकेट्स बनते जाएंगे। लेकिन अगर वही मान लो एक स्प्रिंकलर सिस्टम है, यहाँ से पाइप जा रहा है, ठीक है, ये थोड़ा एकदम जूम इन करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ से पाइप जा रहा है और एक स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है, तो अब लैंड उबड़ खाबड़ हो या नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता, हर जगह यूनिफॉर्म एप्लीकेशन हो ही जाएगा, ऐसा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज़ प्रिफर्ड व्हेन द सॉइल इज परमिएबल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स। इट इज़ प्रिफर्ड व्हेन द सॉइल इज परमिएबल, यानी कि सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में अगर खेती हो रही है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है, तो सैंडी सॉइल में स्प्रिंकलर सिस्टम को प्रिफर किया जाता है, समझिए। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ईरान, इज़राइल, इन सब नेशंस में, गल्फ कंट्रीज़ में स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है ये हमारा प्राइमरी मेथड ऑफ इरिगेशन हो जाता है। वहाँ पे मोस्टली प्रेजेंट होता है सैंडी सॉइल। अच्छा, सैंडी सॉइल हो और फाइन नेचर का हो, फाइन टेक्सचर्ड हो, मतलब जैसे आपको पता है ना 75 माइक्रोन के आसपास वाला जो है उससे थोड़ा सा बड़ा, इस तरह का सैंड, तो फाइन सैंड में भी खेती बाड़ी कर सकते हैं। कोर्स सैंड में नहीं हो पाता, कोर्स सैंड में वाटर रिटेंशन की समस्या आती है, लेकिन हाँ फाइन सैंड में हम कर सकते हैं,
है ना। तो जो सॉइल है जो कि इरिगेशन के लिए बेस्ट होता है वो वैसे तो सिल्टी सॉइल होता है, मतलब क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए जो बेस्ट सॉइल होता है ना वो वैसे सिल्टी होता है। और सिल्ट रेंज करता है कहाँ से कहाँ तक, 2 माइक्रोन से लेकर के 75 माइक्रोन तक, ये बेस्ट होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये सफिशिएंटली पोरस भी होता है और परमिएबल भी होता है, मतलब ये पानी को होल्ड भी करता है। जब हम इरीगेट करते हैं तो पानी को होल्ड भी करता है और रूट्स बड़ी आसानी से इससे पानी को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसके नीचे जाते हैं तो क्ले आ जाता है। क्ले क्या करता है, होल्ड कर लेता है पानी को लेकिन देता नहीं है पानी, परमिएबल नहीं है, प्रैक्टिकली इम्परमिएबल कह सकते हैं। और इसके बाद आता है सैंड। सैंड तो होल्ड ही नहीं कर पाता पानी को। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं अगर मान लो एक रेंज की बात करें तो एकदम हार्ड एंड फास्ट 2 माइक्रोन से नीचे नहीं जाना है, 75 ऐसे नहीं कह सकते ना, 75 से थोड़ा बहुत ऊपर और 2 माइक्रोन से थोड़ा बहुत नीचे। 2 माइक्रोन थोड़ा बहुत नीचे मतलब वो ब्लैक कॉटन सॉइल जो होते हैं ना, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ स्वेलिंग और श्रिंकेज जो एग्जिबिट करते हैं क्ले की वजह से, तो वो होते हैं 2 माइक्रोन से थोड़े से छोटे वाले, तो ब्लैक कॉटन सॉइल भी यूज़ होता है। फाइन सैंड मतलब जो 75 माइक्रोन से जस्ट ऊपर है, 75 टू 100, 200, 300 माइक्रोन तक के, उसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर आवर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। अब जैसे मैं जो कंट्रीज़ की बात कर रहा था उनमें उस तरह का सॉइल बहुत ज़्यादा होता है, फाइन टेक्सचर्ड सॉइल नहीं होता उनमें ज़्यादा, उस तरह का सॉइल होता है। तो इसमें सैंडी सॉइल में वो ग्रो करते हैं, अपने जो एक्टिविटीज़ होती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वो सैंडी सॉइल में करते हैं। तो सैंडी सॉइल में ये फेवरेबल है मेथड। क्यों है सैंडी सॉइल में फेवरेबल? इसीलिए सैंडी सॉइल में फेवरेबल है दोस्तों क्योंकि अगर हम सोचिए, अगर हम मान लीजिए हमें चाहिए 1 बकेट पानी, 1 बाल्टी पानी, ऐसा सोचो, अगर 1 बकेट पानी चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो एक बार में अगर मैं 1 बकेट डाल दूंगा तो होल्ड ही नहीं कर पाएगा, तुरंत पूरा का पूरा पानी नीचे चला जाएगा। तो प्लांट्स को उतनी देर तक एब्जॉर्ब करने का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसे में थोड़ी देर के बाद प्लांट्स विल बी अगेन स्टार्विंग फॉर वाटर, अगेन डिमांडिंग वाटर, सूख जाएंगे फिर से। लेकिन अगर वही 1 बकेट पानी धीरे धीरे स्प्रे करके इनको बहुत देर तक मिलता रहे तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में प्लांट्स को ज़्यादा देर तक पानी मिलेगा, रूट्स को ज़्यादा देर तक पानी मिलेगा, गीला ज़्यादा देर तक रहेगा सॉइल, और ऐसे में प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसी कारण स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ फेवरेबल वेन एवर द सॉइल इज़ परमिएबल, यानी कि सैंडी नेचर का सॉइल। ठीक है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, इट हेल्प्स इन क्रॉप कूलिंग ड्यूरिंग समर। इट हेल्प्स इन क्रॉप कूलिंग ड्यूरिंग समर। इट हेल्प्स इन क्रॉप कूलिंग ड्यूरिंग समर एंड फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन इन विंटर। समर में, गर्मियों में क्रॉप को कूल करने का काम और सर्दियों में फ्रॉस्ट से बचाने का काम करता है ये मेथड। जैसा कि मैंने बताया कि ये गल्फ कंट्रीज में यूज़ होता है, सिमिलरली ये कनाडा में भी यूज़ होता है जो कि बहुत ही ठंडा इलाका है। ग्रीनलैंड जो कि बहुत ठंडा इलाका है, ग्रीनलैंड नाम ग्रीन है लेकिन वो ग्रीनरी नहीं है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो रहता है, मतलब ठंडा इलाका है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ पे भी इस तरह की जगहों पर जब हम स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो ये फ्रॉस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। क्रॉप को कूल तो करते ही हैं, गर्म वाले वातावरण, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, क्रॉप से इतना इवेपोरेशन हो जा रहा है, सरफेसेस से इतना इवेपोरेशन हो रहा है कि लीव्स, पत्ते उत्ते टूटने लग जा रहे हैं। तो ऐसे में स्प्रिंकलर इरिगेशन ना कि सिर्फ सतह के नीचे, बस सतह के ऊपर जो क्रॉप्स हैं जो बहुत गर्म हो रहे हैं टेम्परेचर की वजह से, उनको भी, क्रॉप को भी कूल करने का काम करता है। सब्जी वालों को देखिए, उन लोग क्या करते हैं, अपने सब्जी भाजी पे कंटिन्यूसली पानी डालते रहते हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग, वो जगा रहे हैं सब्जियों को कि उठ जाओ कस्टमर आ गया है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, राइट। क्या कर रहे हैं, मॉइस्चराइज कर रहे हैं ताकि सरफेसेस जो हैं वो मॉइस्चर से बने रहें। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी है उससे बहुत ज़्यादा पानी का लॉस ना हो जाए, ख़राब हो जाएंगे, राइट। सरफेस में पानी भरा रहे तो वहाँ से लॉस होगा, फ्रूट के अंदर से नहीं होगा। तो ये तो समझ गए कि क्रॉप की कूलिंग करने में हेल्प करेगा। फ्रॉस्ट से प्रोटेक्ट कैसे करेगा, समझो जैसे फॉर एग्जांपल रात को टेम्परेचर हो गया है -3 डिग्री सेल्सियस। जब रात को टेम्परेचर हो गया -3 डिग्री सेल्सियस, ये है हमारा रूट, ये हमारा क्रॉप का रूट, और ये है ऊपर में क्रॉप। ठीक है, ये ऊपर में क्रॉप है इस तरीके से। अब बात समझो कि रात में अगर मान लो टेम्परेचर बहुत कम चला गया है तो अंदर में जितने भी पानी के कैपिलरी मूवमेंट चल रहा था, पानी तो फ्रीज हो गया। अब पानी अगर फ्रीज हो गया तो मूवमेंट तो होगा नहीं।
अब सुबह सुबह जब सुबह होगी, मान लो टेम्परेचर हो गया 6 डिग्री 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सुबह नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्प्रिंकलर इरिगेशन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे वो घर में होता है, हमारे घर में क्या होता है, जो बर्फ़ निकालते हो फ्रीजर से, तो बर्फ़ मान लो निकल नहीं रही है किसी भी मान लो वेसल से, तो पीछे से पानी डालते हो ना, तो क्या होता है, हीट एक्सचेंज होता है और ऐसे करके बर्फ़ निकल आती है बाहर। यहाँ पे भी हीट एक्सचेंज होगा। जब स्प्रिंकलर इरिगेशन जाएगा तो जो अंदर में कैपिलरीज में वाटर फ्रीज कर गया है, हीट ट्रांसफ़र होगी तो वापस आइस से जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में और फिर से कैपिलरी मूवमेंट स्टार्ट होगा। कैपिलरी मूवमेंट होना चाहिए, उसी से तो फर्टिलाइजर्स हो गए, नरिशमेंट हो गया, वो हमारे क्रॉप्स के लीव्स तक के या फिर लीव्स से रूट्स तक के ऐसे पहुंचता है, ऊपर नीचे मूवमेंट होता है। तो इसीलिए स्प्रिंकलर इरिगेशन हेल्प्स इन दोज एरियाज वेयर देयर इज एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर्स, जैसे कि बहुत गर्म इलाके और बहुत ठंडे इलाके। ठीक है, तो ये हुए सारे के सारे एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। गिव द सब हेडिंग डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। मैं इसको इतना अच्छे से अभी यहीं पे करा दे रहा हूँ कि आप लोगों को लगेगा कि बिल्कुल क्लास में ही बैठे हो, और डाउट तो वैसे भी नहीं आता है, मेरे से कोई डाउट पूछने आता भी नहीं है कुछ खास, ऐसे इक्का दुक्का किसी का कोई डाउट रहता है, क्योंकि क्लास में ही हम ऐसा डिलीवर कर देते हैं कि कोई डाउट आता ही नहीं है। क्लास में ही ऐसा डिलीवर कर देते हैं कोई डाउट आता ही नहीं, तो इन जनरल भी कोई डाउट वाउट आता नहीं है, तो बेफिक्र रहो, है ना, तो बेफिक्र रहो, कोई डाउट वाउट भी नहीं आने वाला, सब कुछ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। गिवन दैट आप वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड आगे पीछे नहीं कर रहे हो, है ना, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है, बस चला के छोड़ दो वीडियो और पढ़ते जाओ साथ साथ, ठीक है। जहाँ पॉज करने बोल रहा हूँ वहाँ वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है। बाकी ऐसा कोई डाउट वाउट नहीं आने वाला है, कोई आएगा तो अपन जब ग्रुप बनाएंगे बाद में तो उसमें पूछ लेना, यू आर फ्री, है ना। लेकिन हाँ, लेक्चर पहले अच्छे से देख लेना, ठीक है, उसके बाद। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए डिसएडवांटेजेस में पहला लिखिएगा इवेपोरेशन लॉस इज हाईएस्ट। पहला लिखिएगा इवेपोरेशन लॉस इज हाईएस्ट। इवेपोरेशन लॉस इज हाईएस्ट। दूसरा, इट इज इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय, it is easily influenced by, it is easily influenced by, it is easily influenced by wind velocity and wind direction. It is easily influenced by wind velocity and wind direction. It is easily influenced by wind velocity and wind direction. Third, तीसरा, technical manpower is required. Technical manpower is required. Technical manpower is required. Technical manpower is required to operate the system. Technical manpower is required to operate the system. टेक्निकल मैन पावर तो चाहिए अपने को, क्योंकि भाई यहाँ पे पंप है, पाइप है, चोकिंग हो रही, नोज़ल में सॉइल के पार्टिकल्स फंस गए, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं, तो टेक्निकल मैन पावर इज़ रिक्वायर्ड। लेमैन लोग नहीं कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इनिशियल installation cost, initial installation cost, comma, operation maintenance and repair cost is high. Initial installation cost, comma, operation maintenance and repair cost is high. ये ज़्यादा होता है। Operation maintenance and repair cost is high. Operation maintenance and repair cost is high. Next, it is not suitable for heavy irrigation. Example, rice. It is not suitable for heavy irrigation.
अब जिसमें पानी को लबालब भरना है फील्ड में, उसके लिए इस मेथड को कैसे अप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस मेथड में क्या हो रहा है, स्प्रिंकलर हो रहा है, स्प्रे चल रहा है, तो स्प्रे कर करके कितना पानी भर पाओगे? तो राइस वगैरह जैसे क्रॉप्स के लिए जिसमें हेवी इरिगेशन चाहिए, उसमें ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर, नॉट सूटेबल फॉर हेवी इरिगेशन। लास्टली सिक्स्थ वन, छठवां है ना, सिक्स्थ, it causes interference in farming operations. It causes interference in farming operations. It causes interference in farming operations. Example, reaping, cutting, etc. Example, reaping, R-E-A-P-I-N-G, reaping, cutting, कटाई, etc. Example, reaping, cutting, etc. As it consists of a network of pipes, as it consists of a network of pipes, as it consists of a network of pipes laid in the field, as it consists of a network of pipes laid in the field, as it consists of a network of pipes laid in the field. ठीक है, as it consists of a network of pipes laid in the field. क्योंकि भाई फील्ड में क्या है, नेटवर्क ऑफ पाइप है, पंप है, ट्रैक्टर मूव करा दिए, पता चला पाइप के ऊपर चला दिए ट्रैक्टर, नोजल के ऊपर चला दिए, नोजल टूट गया, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं. इट कॉजेज इंटरफियरेंस इन दोज काइंड ऑफ ऑपरेशंस. ठीक है. Lastly, the last one is a subsurface method of irrigation called as drip irrigation or trickle irrigation. तो जैसा कि हम जानते हैं ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन जो है, वीडियो में भी हमने देखा, क्या देखा कि इस तरीके से ये जो हमारा रूट जोन है, हम रूट जोन में ही कहीं ना कहीं मिड डेप्थ पे एक पाइप इंस्टॉल करते हैं. और पाइप की खासियत ये होती है कि इसमें बहुत बड़े बड़े छेद नहीं होते, छोटे छोटा पोरस छेद होते हैं, जो कि मेक श्योर करते हैं कि इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकलता रहे, बहुत ही स्लो रेट से. तो ऐसे में रूट जोन लंबे समय के लिए मॉइस्चराइज होता है, सॉइल नरिश हो जाता है कॉन्स्टेंटली. इसी को बोलते हैं हम लोग ड्रिप इरीगेशन या फिर ट्रिकल इरीगेशन. तो यहाँ पे और भी क्रॉप्स वगैरह होंगे, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है. तो एक और यहाँ पे बना देते हैं. तो चलिए इसका भी पहले बेसिक लिख लें और फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख लेंगे. ठीक है. गिव अस अ हेडिंग, ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन. लिखिए इसमें It is a subsurface method of irrigation. It is a subsurface method of irrigation. Subsurface method of irrigation which consists of a network of pipes. Subsurface method of irrigation which consists of a network of pipes, which consists of a network of pipes with drip nozzles, which consists of a network of pipes with drip nozzles, छोटे छोटे नोजल, बहुत ही बारीक, and the water is discharged directly into the root zone of the crop. Is discharged directly into the root zone of the crop. Directly into the root zone of the crop. ठीक. Now give us a heading, advantages. सिंपल है इसके लिए. एडवांटेजेस, फर्स्ट पॉइंट, डायग्राम भी बना लीजिएगा जो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा. स्क्रीन में डायग्राम दिख रहा है ना उनको? ठीक है.
अभी लिखिए एडवांटेजेस। पहला, इवेपोरेशन एंड सीपेज लॉसेज आर लीस्ट। इवेपोरेशन एंड सीपेज लॉसेज आर लीस्ट। इवेपोरेशन एंड सीपेज लॉसेज आर लीस्ट, कम से कम। दूसरा सेकेंड, रिड्यूस्ड रन ऑफ कम है, रिड्यूस्ड रन ऑफ एंड वीड पॉपुलेशन। रन ऑफ कम रहता है, वीड की पॉपुलेशन भी कम रहती है। रिड्यूस्ड रन ऑफ एंड वीड पॉपुलेशन। वीड माने अनवांटेड प्लांट्स, वीड पॉपुलेशन। थर्ड, it has highest water application efficiency. It has highest water application efficiency. मैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी ऐसे ही अभी बता दे रहा हूँ, इसको न्यूमेरिकली बताऊँगा थर्ड चैप्टर में। एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है कि अगर आपने कितना पानी फील्ड में डाला और कितना एक्चुअली में रूट जोन में गया, इसकी वो एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने जितना पानी डाला है उसका बहुत बड़ा पोर्शन रूट जोन में जाता है और लॉसेस बहुत ही कम रहते हैं। इसी कारण इसकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। ना इवेपोरेशन होता है, सीपेज लॉस बहुत कम होता है। हम धीरे धीरे पानी डालते हैं तो बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता जाता है। तो ऐसे करके रिड्यूस्ड, और जब लगता है कि सीपेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी कभी मान लो सीपेज हो भी सकता है, तो हम सिस्टम को बंद कर देंगे। हमारे ऊपर है, हम सिस्टम बंद कर देंगे, राइट। तो इसमें हमारा कंट्रोल बहुत अच्छा एस्टैब्लिश होता है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस बिल्कुल स्प्रिंकलर जैसे ही हैं, लिखते जाइए। डिसएडवांटेजेस में पहला, डिसएडवांटेजेस में पहला लिखिए, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड when heavy irrigation is required. This method cannot be used when heavy irrigation is required. Example इसका, example rice, जैसा स्प्रिंकलर में था बिल्कुल वैसा ही example rice. दूसरा, second, it also interferes with farming operations. It also interferes with farming operations. It also interferes with farming operations, जैसे कि स्प्रिंकलर कर रहा था। थर्ड, initial installation cost and OMR cost is high. OMR अब शॉर्ट में लिखेंगे अब से, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर, तीनों को मिलाकर OMR कॉस्ट इज हाई। ऑपरेट करना, जब खराबी हो तो मेंटेन करना, रेगुलर मेंटेनेंस करना, जब खराबी हो तो रिपेयर करना, तो ऑपरेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर कॉस्ट इज हाई। और चौथा, फोर्थ वन, दिस मेथड ऑल्सो इन्वॉल्व्स टेक्निकल नॉलेज। दिस मेथड ऑल्सो इन्वॉल्व्स टेक्निकल नॉलेज। काफ़ी अच्छा खासा टेक्निकल नॉलेज चाहिए, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को समझना पड़ता है। ऐसा ना हो कि सॉइल अंदर घुस गया पाइप के और पाइप को बार बार चोकिंग करते जा रहा है, किस तरह का पाइप यूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सोचनी पड़ती हैं। तो दिस मेथड ऑल्सो इन्वॉल्व्स टेक्निकल नॉलेज एंड दस it is usually not adopted by ordinary cultivators. It is usually not adopted by ordinary cultivators. ठीक है, it is usually not adopted by ordinary cultivators. All right, so this particularly completes our this chapter number 1. इससे रिलेटेड वर्कबुक में सवाल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए वर्कबुक का। आप एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों के बारे में सोचिए, ठीक है।
सोचो तीनों के बारे में, और अब जब हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हम 1 2 3 सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज वाटर लॉगिंग एंड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट आवर second lecture, and we have completed this chapter, the first one, that is introduction to irrigation and various methods of irrigation. All right, thank you so much.